everyone. Today's topic we are going to learn is about the calibration. So, calibration is the setting or correcting of मैम a आवाज measuring कट जा device रही to है। base level, usually by adjusting it to match or conform to a मैम dependably known and unvarying आवाज नहीं measurement. आ रही है। यानी कि कैलिब्रेशन वो एक सेटिंग होती है, एक ऐसे तरीके के हमने मेजरिंग मैम वॉल्यूम बढ़ाइए ना। डिवाइसेस को हमने उसको करेक्ट करने के लिए उसके बेस लेवल पे जो हम उसको एडजस्ट करते हैं या उसको मैच करते हैं किसी भी एक वेरिंग मेजर से। यानी कि हमने जो भी हमारा कोई डिवाइस है उसमें अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए जो भी हम मेथड्स यूज करेंगे वो हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इट्स एक्यूरेसी। यानी कि कैलिब्रेशन होता है अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो डिटरमाइन करता है उसकी एक्यूरेसी। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एक मेजरिंग सिलेंडर है, अगर उसमें 10 ml पानी अगर हम लेते हैं तो वो 10 ml ही आ रहा है, 9.2 ml तो नहीं आ रहा, 9.8 ml तो नहीं आ रहा। तो हमने कहा वो 10 ml आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसमें वो 10 ml आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो हो गया हमारा कैलिब्रेशन। The process involves obtaining a reading from the instrument and measuring its variation from the reading obtained from a standard instrument. यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट, जिसको हमें कैलिब्रेट करना होता है उसकी हम जो वैल्यू है उसको मेजर करते हैं और फिर जो हमें ये रीडिंग मिलती है हम उसको जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ उसकी रीडिंग को मैच करते हैं। अगर जो दो रीडिंग सेम आई तो इसका मतलब ये है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट का हमने कैलिब्रेशन किया है वो करेक्ट है। और अगर एक वैल्यू सेम नहीं आती है तो हमें पता चलता है कि हाँ इस जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जब कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम उस प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Calibration of an instrument also involve adjusting its precision and accuracy so that its reading come in accordance with the established standard. अब हम कैलिब्रेशन जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो इन्वॉल्व करता है उसकी जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है उसको एडजस्ट करने का, और जो उसकी रीडिंग्स जो हैं वो हमेशा जो हमने एस्टैब्लिश्ड यानी कि हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है उसको मैच कर सकें। The scope या पर्पस बोल सकते हैं ऑफ कैलिब्रेशन मैम समझ नहीं आ primarily रही done to achieve 5 main purposes। यानी कि जो स्कोप ऑफ पर्पसेस जो हमें दिया हुआ है कैलिब्रेशन का उसके 5 मेजर पर्पस है हमारे। इसमें से पहला है to make sure that the readings of equipments or instruments are consistent with other measurements and display the correct readings every single time। यानी कि जो रीडिंग्स आती है हमारे किसी भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की वो हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए और ये हमेशा जो है हमेशा हमें करेक्ट रीडिंग शो करने चाहिए, हम चाहे इसे कितनी बार भी इसका कैलिब्रेशन परफॉर्म करें। सेकंड है to determine the accuracy, precision, reliability and deviation of the measurement produced by all the instrument। अब जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट हम जिसका भी हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसके जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं जैसे एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिलायबिलिटी और डेविएशन है, ये हम हमेशा उसको क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे और हमेशा उसको रखेंगे। थर्ड है to establish the reliability of the instrument being used and whether it can be trusted to deliver repeatable results each time। अब हम क्या करेंगे जो भी ये रिलायबिलिटी है इस इंस्ट्रूमेंट की उसका हमेशा जब भी चेक करेंगे उसको ट्रस्ट करेंगे हमेशा कि उसका जो हमेशा रिजल्ट है वो हमेशा एक टाइम करेक्ट आए, कभी भी उसका डेविएशन शो ना करे। To map the drift as document, instruments have a tendency to produce inaccurate measurements over a period of time following repeated use। अब हम जो अगर ये कोई भी डेविएशन आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको हमेशा डॉक्यूमेंट करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स को शो करता है अगर हम उसका ज्यादा यूज करते हैं। कि मान लो हमने जैसे कोई थर्मोमीटर ले लिया तो अगर हम थर्मोमीटर को नॉर्मली अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करेंगे तो क्या करेगा कि हमेशा करेक्ट करेक्ट देगा, लेकिन कभी कभी क्या करेगा वो अपना जो रीडिंग्स है उसको डेविएट कर सकता है। एंड लास्ट है इंश्योरिंग दैट द industry standard quality assurance benchmarks such as current good manufacturing practices and government regulations are adhered to। अब जो भी हमारे हम ये सब कर रहे हैं हमारा कैलिब्रेशन कर रहे हैं या इससे पहले भी हमने जितने सारे मेथड यूज किए उस सब करने का मेन मोटिव था कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हमारा फॉलो हो जाए, चाहे वो हम जीएमपी यूज कर रहे हो चाहे हम जीएलपी यूज कर रहे हो, कुछ भी उसके हमारा मेन काम था कि हमें क्वालिटी को अचीव करना है। तो उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए जो भी हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशन है चाहे हमारी आईसीएच गाइडलाइंस हो उन सब के साथ हमारा जो कैलिब्रेशन है वो हमेशा फॉलो करना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा वैलिडेशन. According to ISO, validation is the confirmation by examination and the provision of objective evidence that a particular requirement for a specific intended used or fulfilled. यानी कि वैलिडेशन जो है वो हमेशा कंफर्मेशन बताता है हमारा एग्जामिनेशन का. यहाँ पे एग्जामिनेशन से मतलब कैलिब्रेशन का है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्टली वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमेशा फुलफिल होना चाहिए. जो उसका स्पेसिफिक जो है जिसके लिए भी हम एग्जामिनेशन परफॉर्म किया वो हमेशा फुलफिल होना चाहिए. और जब फुलफिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट हो गया. अकॉर्डिंग टू द यूएस Food and Drug Administration, the goal of validation is to establish documented evidence which provides a high degree of assurance that a specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attributes. अब जो हमने पहले आईएसओ की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हमने पढ़ेंगे यूएस एफडीए की डेफिनेशन. वो बताती है कि जो वैलिडेशन होता है वो एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है जो कि हमें ये अश्योर करता है कि जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट जिसको कैलिब्रेट किया हुआ है वो हमेशा हमें स्पेसिफिक प्रोसेस का जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा, उससे कभी भी हमारा प्रोडक्ट डेविएट नहीं करेगा. According to European Commission, action provided in accordance with the principles of GMP that any process, procedure, equipment, material, activity or system actually lead to the expected result. अब यूरोपियन कमीशन ने हमें बताया हुआ है कि जो भी हमारे एक्शन होता है जीएमपी के अकॉर्डिंग से, चाहे वो कोई भी प्रोसीजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, एक्टिविटी या कोई भी हो, वो हमेशा हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा. अब है हमारा वैलिडेशन का क्या स्कोप है. जब हमें पता चल गया कि कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन का जो डॉक्यूमेंट पार्ट है और जिससे ये बता रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ रहा है जो हमें चाहिए, वो हमारा वैलिडेशन हो गया. अब है हमारा स्कोप ऑफ वैलिडेशन कि हमें वैलिडेशन क्यों करना है. पहला है एनालिटिकल, यानी कि जो भी हमारा एनालिसिस हम कर रहे होते हैं उसमें अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिडेट नहीं होता है, इक्विपमेंट हमारा वैलिडेट नहीं होगा, तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा. तो हम क्या करेंगे, एनालिटिकली अगर हमें करेक्ट आंसर्स चाहिए, अगर हमें एग्जैक्टली वैल्यूज चाहिए हमारा जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, तो उसके लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे से कैलिब्रेट होने चाहिए. सेकेंड है आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन. जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ इंस्ट्रूमेंट आपका पीएच मीटर भी है, डिसोल्यूशन अपरेटस भी है, डिसइंटीग्रेशन अपरेटस भी है, फिर आपकी पंचिंग मशीन्स भी है, यहाँ तक कि आपके छोटे छोटे जो आपका इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर जो हम वगैरह यूज करते हैं, वो भी सब आपका इस कैलिब्रेशन के अंदर आ जाता है. थर्ड है आपका प्रोसेस यूटिलिटी सर्विस, यानी कि हमारे जो प्रोसेस करने के लिए जो भी हमारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं उसका भी हमको वैलिडेशन करना होता है. फोर्थ है हमारा रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जो आता है उसकी भी हमको टेस्ट करने पड़ते हैं कि हाँ रॉ मटेरियल को वैलिडेट करो कि जितना इसमें ये बोला गया कि इसमें इम्प्योरिटी होगी या इतना ये प्योर होगा, उस चीज को भी हमें वैलिडेट करना पड़ता है. फिफ्थ है हमारा पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग मटेरियल में भी जैसे हमने पढ़ा था कि पैकेजिंग मटेरियल के भी हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये पता करने के लिए कि उनके अंदर वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मॉइस्चर कंटेंट है, या अलग अलग जितने भी हम लीकेज टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आर्सेनिक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग जितने भी आपके कंटेनर्स होते हैं, ये सब क्यों परफॉर्म, ये जो हमने मेथड्स बताए थे ये वो हमेशा हम सारे हमारे वैलिडेशन कैटेगरी के अंडर में आते हैं. फिर है आपका इक्विपमेंट. जो भी हम इक्विपमेंट करें उनका वैलिडेशन है. फैसिलिटीज. फैसिलिटीज यहाँ पे आपका हर तरीके की फैसिलिटीज जो भी आप चाहे आपका वो एचवीएसी सिस्टम हो या हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है आपका, उसके ऊपर भी बात है. आपका चाहे जो भी छोटी छोटी चीजें, आपका रॉ मटेरियल भी आ रहा है, आपकी जो मशीन्स आ रही है, तो हर एक चीज जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है, हर एक फैसिलिटी का वैलिडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आप कोई भी हमारी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो हर एक जो स्टेप है उस स्टेप को भी हमको वैलिडेट करना पड़ता है ताकि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमेशा अच्छा हो. फिर नाइन्थ है हमारा प्रोडक्ट की डिजाइन. यानी कि जो भी हमें प्रोडक्ट बनाया है, हम लोग कहते हैं हमारी टैबलेट आ रही है, उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है, कभी स्क्वायर नहीं होती, या तो सर्कल हो गया तो सिलेंड्रिकल होगी, जनरली यही होती है. छोटा जो डायमीटर रेंज करता रहता है, थिकनेस वेरी करती रहती है. तो ये प्रोडक्ट या कैप्सूल है, हमारे कैप्सूल के हमने साइजेस पढ़े थे, 000 हम पढ़ रहे थे, माइनस में 1 2 3, तो हमने सारे पढ़े. तो क्या था, ये सब जो डिजाइन बनाए ये हमारे पेरेंटल्स हैं, उसमें भी 5 ml है, 1 ml है, 2 ml है, तो अलग अलग हमारे पास आते हैं. तो ये सब के प्रोडक्ट की डिजाइन भी हमने वैलिडेशन की उसमें करी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस कंटेनर के अंदर खराब नहीं होगा. टेंथ हमारा क्लीनिंग.
क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्यों? अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है या जो कंडीशन है वो क्लीन नहीं होगी, साफ नहीं होगी, एयर है वो प्योरीफाइड नहीं होगी, वो भी क्लीनिंग के अंदर आ जाता है। फ्लोर है हमारा, वो क्लीन नहीं होगा, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो क्लीन नहीं होगा, जो हमारे रॉ मटेरियल है उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी, तो क्या होगा? अगर ये सब चीजें होंगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब होगा। तो इसके लिए हमें क्लीनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होता है। फिर है लास्ट हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर वो हो गया कि जो भी इन सारी मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उस बंदे को ही यूज करना नहीं आता कि हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करेंगे, तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट खराब निकलेगा। तो हमें उस ऑपरेटर को भी, जो हमने ट्रेनिंग पढ़ी थी, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई कि ट्रेनिंग मिल गई तो क्या करेगा? वो अच्छे से हमारा रिजल्ट देगा। फिर हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडेशन। हमने पढ़ा कि स्कोप क्या है वैलिडेशन का, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है वैलिडेशन की। फर्स्ट हमारी एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, यानी कि हमें जितने भी मेजर्स अभी तक कर रहे हैं सारे, ये हमारा सब मेन पर्पस क्या है? क्वालिटी को अश्योर करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना। सेकंड हमारा टाइम बाउंड, यानी कि जो भी हमारा ये क्वालिटी एश्योरेंस है, हम ये कर रहे हैं कैलिब्रेशन वैलिडेशन, क्या वो टाइम पे हो। अगर मैंने कहा कि मैं 3 दिन बाद इतना सारा प्रोडक्ट बना के दूंगी, तो वो 3 दिन बाद तक मैं कब बना के दूंगी? वो भी प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए? बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना के जी दे दिया, नहीं, हमें चाहिए बेस्ट प्रोडक्ट। तो उस बेस्ट प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए क्या होगा? अगर हमारे पास इक्विपमेंट ही हमारे वैलिडेटेड नहीं होंगे या हमारा कैलिब्रेटेड नहीं होंगे, तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। हम कह रहे हैं हम टैबलेट बनाएंगे, और वो टैबलेट बनाने के लिए हमने कहा 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल बनानी है। अगर हमारी मशीन है तो 500 मिलीग्राम की जगह कभी कभी 450 ले लेती है, कभी कभी ले लेती है 500 से ऊपर, कभी 500। मतलब अगर हमने उसकी वैलिडेशन करेंगे, अगर हम उसको चेक करेंगे जो हमारी टैबलेट्स बनी हुई है, तो दिखेगा उसमें वेट वेरिएशन आ रहा है। अब वेट वेरिएशन आएगा तो ऐसा होगा ना, जो 500 वाला है उसको तो इफेक्ट शो करेगा, 500 से ऊपर वाला है वो भी चलो इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जब 500 से नीचे वाला है वो तो इफेक्ट शो करेगा नहीं। तुम्हारी जो प्रोडक्ट बनाने का, जो टैबलेट बनाने का जो मेन पर्पस था, उसकी प्रेडिक्टेबल हो, उसकी एक थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी कंसिस्टेंट हो, वो तो अचीव ही नहीं होगी। तो उसको भी हमको अचीव करना है कि हमारा टाइम बाउंड भी हो जाए, क्वालिटी भी अच्छी हो, और हमेशा हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें जो हम क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट और प्रोसेस बेस्ड है, वैसे ही सेम टू सेम हमारे वैलिडेशन के अंदर हम प्रोसेस को क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे। ये चेक करेंगे कि हाँ, अगर किसी प्रोसेस में एट दैट टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको उस टाइम पे वैलिडेट कर सकें और हमारा बेस्ट प्रोडक्ट बन सके। फिर फोर्थ हमारा रिडक्शन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। अब क्या होगा? हम वैलिडेट करते रहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, क्या होगा? हमारा जो भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम वैलिडेट कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट में जो उसकी क्वालिटी है उसमें रिडक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जब उसमें रिडक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो हमारी क्वालिटी की कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। फिफ्थ हमारी नॉमिनल मिक्सअप्स एंड बॉटलनेक्स, यानी कि जो मिक्सअप हो जाते हैं, कैसे क्या हो जाता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर मान लो 2 रूम्स हैं, उसके अंदर 2 टाइप की प्रिपरेशन चल रही है। एक जगह मान लो पैरासीटामोल का चल रहा है, एक जगह मान लो डाइक्लोफेनाक का चल रहा है। अब क्या होगा? मे बी किसी भी वजह से जो भी ऑपरेटर्स हैं वो इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो क्या होगा? इधर की इम्प्योरिटी उधर जा सकती है, उधर की इम्प्योरिटी यहाँ पे आ सकती है। तो उससे क्या इशू हो जाएगा? ये नॉमिनल क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, इधर से इंग्रेडिएंट्स का, उधर से इंग्रेडिएंट्स का, वो भी किसी भी वजह से हो सकता है, वो हो गया। और बॉटलनेक्स, बॉटलनेक्स हो गया कि जो हमारी बॉटल होती है, हमारे वायल्स होते हैं या हमारा एम्प्यूल्स होते हैं, उनकी जो नेक होती है उसके थ्रू भी कभी कभी हमारा जो इम्प्योरिटी आ जाती है। फिर सिक्स है रिडक्शन इन रिजेक्शन, यानी कि अब हमने कर दिया कि हमारा, जो मैंने अभी टैबलेट का एग्जांपल दिया था कि उसमें वेट वेरिएशन हो रहा है, 500 से ऊपर जा रही है, 500 से नीचे आ रही है, 500 हो रही है, तो क्या होगा? जब हमने उसको वैलिडेट कर लिया हमारे इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या होगा? जो हमारे 500 से ऊपर वाली, हम उसे भी रिजेक्ट करने वाले थे, 500 से नीचे वाली को भी रिजेक्ट करते, लेकिन जब हमने वैलिडेट कर लिया और वो हमेशा हमें 500 मिलीग्राम की टैबलेट बना के दे रहा है, तो हमारा रिडक्शन क्या हो जाएगा रिजेक्शन में? क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सेवेंथ है हमारा इंक्रीज आउटपुट। अब हमारा रिजेक्शन चांसेस कम हो गए तो हमारा आउटपुट क्या है? वो बढ़ जाएगा। फिर एट्थ है मोस्ट रैपिड ऑटोमेशन। अब जब हमारा रिडक्शन कम हो गया, रिजेक्शन का आउटपुट बढ़ गया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो हम काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। नाइन्थ है हमारा इजियर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट।
अब हम मेंटेनेंस के लिए जब हम वैलिडेट कर रहे हैं तो हमारा मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि हम जब भी हम चाहें इक्विपमेंट को इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हमने उसका वैलिडेशन कर रहे हैं। 10th है हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब ये जितनी भी चीजें हम कर रहे होते हैं, कैलिब्रेशन है, वैलिडेशन है, हम जीएमपी फॉलो कर रहे हैं, जीएलपी फॉलो कर रहे हैं, हम क्वालिटी एश्योरेंस में जो भी कुछ करें वो हमेशा क्या होगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर में होगा। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन में हमें हमेशा गाइडलाइंस मिलती हैं, हमेशा उस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन हमारी 4 टाइप की हैं। पहला है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, सेकंड है हमारा कॉन्करेंट वैलिडेशन, थर्ड है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन और फोर्थ है हमारा रीवैलिडेशन। Perspective validation. It is defined as the established documented evidence that a system does what it purports to do based on a pre-planned protocol. यानी कि पर्सपेक्टिव जैसे उसका वर्ड ही हमें बता रहा है कि पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हमें जो फ्यूचर में या फिर हमारा जो पहले से जो हमने प्लान कर रखा है हमने किसी भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके बारे में हमें उसकी नॉलेज देगा। वही है कि वो हमें एक एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है जो कि हमें ये बताता है जो हमने पहले से प्री प्लान किया होता है किसी भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है दिस वैलिडेशन यूजुअली कैरिड आउट प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन आइदर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट मेड अंडर अ रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये जो हमारा पर्सपेक्टिव जो वैलिडेशन है ये हम कब करते हैं, जब हमारा या तो हमें किसी न्यू प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या फिर हमारा कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है जिसका हमने दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइज किया हो। यानी कि हमने कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, हमें उसको मार्केट में लेके आना है, तो उस मार्केट में आने से पहले हम उसका प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करेंगे। या फिर कोई भी हमारा एक प्रोडक्ट था कि वो मार्केट से रिजेक्ट हो गया ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसके लिए न्यू रेगुलेशन निकाल दी कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी तो आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके और दोबारा से हमें उसे मार्केट में दोबारा लेके आना है तो भी हमको प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करना पड़ेगा। थर्ड है performed on at least 3 successive population sizes। और हमें जो ये पूरा जो ये पर्सपेक्टिव वैलिडेशन करना होगा वो हमें एटलीस्ट मिनिमम बोलना है हमें कि 3 सक्सेसिव प्रोडक्शन साइज में हम इसको हमेशा पर्सपेक्टिव वैलिडेशन को हमेशा परफॉर्म करेंगे। फोर्थ हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सपेक्टिव वैलिडेशन इज टू प्रूव और डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रोसेस will work in accordance with validation protocol prepared for pilot production trials। अब जो ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोसेस वैलिडेशन का, तो ऑब्जेक्टिव हमारा प्रोसेस वैलिडेशन का वो ये बताने के लिए कि जो प्रोसेस है हमारा, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो पूरा जो है हमेशा हमारे जो वैलिडेशन का जो प्रोटोकॉल है जो कि हमारे प्रोडक्शन ट्रायल्स ने बनाया हुआ था उसको फॉलो कर रहा हुआ है। यानी कि जो हमारा एसओपी हमें मिला हुआ है उसको जो हमारा प्रोसेस है उसे फॉलो कर रहा है वैलिडेशन प्रोटोकॉल का। Prospective validation should normally be completed prior to the distribution and sale of the medicinal product। और जो हमारा prospective validation है वो हमेशा हमारा distribution या sale होता है किसी भी product का उससे पहले हमें कर लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसका, in prospective validation the validation protocol is executed before the process is put into commercial use। और जो वैलिडेशन प्रोटोकॉल है हमारा वो वैलिडेशन एग्जीक्यूट करना चाहिए जब हमारा प्रोसेस जो है वो हमारा कमर्शियल यूज में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा कंकरेंट वैलिडेशन। इट इज अ प्रोसेस वेयर करंट प्रोडक्शन बैचेस आर यूज्ड टू मॉनिटर प्रोसेसिंग पैरामीटर। ये कॉन्करेंट वैलिडेशन क्या होता है, जो भी हमारा करंट यानी कि इस टाइम पे अगर मैं बोल रही हूँ कि अभी 11:30 बज रहे हैं तो इस 11:30 बजे जो भी बैच मैन्युफैक्चर हो रहा होगा उसको जो मॉनिटर करने के लिए जो भी प्रोसेसिंग पैरामीटर्स होते हैं वो हमारा होता है कॉन्करेंट वैलिडेशन। जैसे इसके वर्ड से ही हमें बता रहे हैं कॉन्करेंट है यानी कि करेंटली जो प्रेजेंटली उस मोमेंट पे जो काम हो रहा है उसका जो भी वैलिडेशन हो रहा है वो हमारा आता है कॉन्करेंट वैलिडेशन के अंडर। नेक्स्ट हमारा कॉन्करेंट वैलिडेशन मींस एस्टैब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अ प्रोसेस डज
what it is supposed to based on data generated during actual implementation of the process। यानी कि concurrent validation हमें बताता है कि वो एक हमारा पास documented evidence है जो कि हमें based होता है हमेशा, जो कि data generation होता है, जबकि हमारा जो actual implementation होता है प्रोसेस का। यानी कि जब प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पे जो एक्चुअली जो काम चल रहा है उस टाइम पे जो हमने वैलिडेशन किया वो कंकरेंट वैलिडेशन हो गया। तो ये हमें उस टाइम का स्टैब्लिश डॉक्यूमेंट देता है कि हाँ प्रेजेंटली जो ये काम चल रहा है उसका हमने वैलिडेशन किया, तो ये इसके एक्चुअली पैरामीटर्स आए हुए हैं। थर्ड है, it is important in these cases when the system and equipment to be used have been fully validated previously। अब ये क्या है कि जो हमारा प्रोस्पेक्टिव जो हमने वैलिडेशन किया कि हमने जो इक्विपमेंट है हमारा वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो कॉन्करेंट वैलिडेशन में क्या हो गया कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट को हमने पहले से ही फुली वैलिडेटेड कर दिया कि हाँ इससे जो हमारा रिजल्ट है वो एकदम बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो अब क्या हो गया, कॉन्फिडेंट वैलिडेशन क्या हो गया, हमने तो बोल दिया कि हाँ हमने वैलिडेशन किया था बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट वैलिडेशन क्या करेगा, उस वैलिडेशन को और ज्यादा स्मूथ कर देगा कि हाँ हमने जो ये वैलिडेशन किया था पहले अभी भी उसका रिजल्ट करेक्टली आ रहा है। नेक्स्ट है, इट इज सिमिलर टू पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट द ऑपरेटिंग फर्म विल सेल द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन रन टू द पब्लिक एट इट्स मार्केट प्राइस एंड आल्सो सिमिलर टू रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। अभी ये प्रोस्पेक्टिव के साथ सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, प्रोस्पेक्टिव में क्या होता था हम करते थे जब हमारा कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट में आने वाला होता था या फिर हम हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग को है उसको रिवाइज कर रहे होते थे। लेकिन जो ये हमारा प्रोस्पेक्टिव कंकरेंट वाला है, इसमें क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग फर्म है वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे जो उसका हम क्वालिफिकेशन का टाइम चल रहा होगा और वो अपने मार्केट प्लेस में जाके पब्लिक उसको यूज कर सकती है। और ये सिमिलर भी है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के लिए। Last point है, this validation involved in-process monitoring of critical processing steps and product testing। अब ये जो हमारा concurrent validation है ये involve करता है in-process monitoring को, जो कि critical processing step होता है product testing में। Next है, this helps to generate and documented evidence to show that the production process is in a state of control। अब हमें ये भी हेल्प करके बताते हैं कि एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हमेशा कंट्रोल में है या नहीं है, क्योंकि हम ये हमेशा करंटली में कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है कि हाँ इस पॉइंट पे हमारा जो प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है और जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी होगा। नेक्स्ट है हमारा retrospective validation। It is defined as the established documented evidence that a system does what it purposed to do on the review and analysis of historical information। रेट्रोस्पेक्टिव हो गया कि हमारा established document है, evidence है कि जो system है हमारा वो हमेशा जो review कर रहा है जो हमें historical information provide करी गई है उससे। अब जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है वो हमें ये डिफाइन करता है कि जो भी हमने पहले से ही हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमने जो कॉन्करेंट किया हुआ है, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन किया हुआ है, उसको ही रिव्यू में लेके जो भी हमारे पास स्टैब्लिश डॉक्यूमेंटेड होते हैं वो हमारा आता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। यानी कि इस पॉइंट पे हमें आके सिर्फ रिव्यू करना होता है जो हमें पुराने जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं उसका। दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन of a process is for a product already in distribution। ये टाइप का जो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी मार्केट में यूज हो रहे हैं उनके ऊपर ही हम हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करते हैं। नेक्स्ट है, retrospective validation is only acceptable for well established processes and will be inappropriate where there have been recent changes in the composition of the product, ऑपरेटिंग प्रोसीजर और इक्विपमेंट। अब जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो है वो हमेशा जो हमारे वेल स्टैब्लिश प्रोसेस है, यानी कि जो काफी टाइम से हमारे प्रोसेसेस को हम यूज करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हम यूज करेंगे। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा फिलहाल ही कुछ टाइम में चेंजेस हुए हैं, चाहे हमारा इक्विपमेंट हो, प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे इसका वर्ड बता रहा है हमें, ये देखो ये इसका वर्ड ही हमें बता रहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। अब हमारा चीज ही रेट्रोस्पेक्टिव है तो वो हमें क्या बताएगी कि हमारा ये पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड हमारा वैलिडेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
वैलिडेशन ऑफ सच प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब ये जो वैलिडेशन होता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो है वो हमेशा हमारे हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल से मतलब है जो पहले हम वैलिडेशन कर चुके हैं उन वाले वैलिडेशन के जो डॉक्यूमेंट हमारे पास रिजल्ट है उनके ऊपर हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो होगा हमेशा बेस्ड होगा। लास्ट पॉइंट है इसका, for retrospective validation generally data from 10 to 30 consecutive batches should be examined to assess process consistency, but fewer batches may be examined if justified। अब जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है वो हमेशा हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो है वो हमारे यहाँ 10 to 30 जो हमारे बैचेस होते हैं कॉन्जिक्यूटिव बैचेस, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव बैचेस, उसके ऊपर हमारा एग्जामिनेशन होता है जो कि हमारे ये बताता है उसकी प्रोसेस की कंसिस्टेंसी क्या है। और लेकिन अगर हमें जस्टिफाई करना है तो हम थोड़े बहुत बैचेस को भी इसमें एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा 10 to 30 कॉन्जिक्यूटिव बैच होंगे। याद रखना वर्ड कॉन्जिक्यूटिव बैच है, ये जितना भी वैलिडेशन हमारा हुआ है ये हमेशा कॉन्जिक्यूटिव में हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव के अलावा कोई और वैलिडेशन नहीं होता है। और लास्ट वैलिडेशन है हमारा रीवैलिडेशन। रीवैलिडेशन प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट चेंजेस इन अ प्रोसेस और द प्रोसेस एनवायरनमेंट दैट आर इंट्रोड्यूस्ड do not adversely affect process characteristics and process product quality। यानी कि रीवैलिडेशन में बताते हैं कि हमने कोई भी चेंज किया हो हमारे प्रोसेस के अंदर या प्रोसेस के एनवायरनमेंट के अंदर, वो हमारे प्रोसेस को और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हार्म नहीं कर रहे हैं। अगर हार्म नहीं कर रहे हैं इसके लिए ही हमें एविडेंस के लिए क्या चाहिए, रीवैलिडेशन। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट विल बी द सेम फॉर द इनिशियल वैलिडेशन ऑफ द प्रोसेस। अब हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी जब हम इनिशियल वैलिडेशन कर रहे होंगे किसी भी प्रोसेस का। नेक्स्ट है revalidation becomes necessary in certain situations, some of the changes that require validation are as follows। अब हमारा जो रीवैलिडेशन है वो हमारा नेसेसरी हो जाता है कुछ सिचुएशंस के अंदर, और जो कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसको वैलिडेशन की रिक्वायर्ड होती है वो हमारे नीचे 6 पॉइंट दिए हुए हैं। जिसका पहला पॉइंट है चेंजेस इन रॉ मटेरियल्स, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल जो हमने चेंज किया। अब जैसे रॉ मटेरियल की हमने जितनी भी प्री फॉर्मुलेशन के टाइम पे पढ़ा था कि हम उसकी डेंसिटी निकालते हैं, विस्कोसिटी निकालते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, देन उसके और भी सारे टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, जितना भी हम जितनी सारी चीजें हम लोग निकालते हैं वो सारी चीजों के जो हमारे चेंज हुआ है रॉ मटेरियल में, हम उसके लिए भी हमारा रिवैलिडेशन को हम ये यूज करते हैं। सेकंड है चेंज इन द सोर्स ऑफ एक्टिव रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर। अब हमारे कुछ सोर्स हर्बल हो सकते हैं यानी कि हमें प्लांट से मिले हुए हैं, कुछ हमारे सिंथेटिक हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सोर्स चेंज किया है, अगर हमने तो हम उसके लिए भी हमारा वैलिडेशन जो प्रोग्राम है हम उसको यूज करेंगे। थर्ड है हमारा चेंजेस इन पैकेजिंग मटेरियल। अब हमारा कोई पैकेजिंग मटेरियल को हम चेंज कर रहे होते हैं उसके लिए भी हम वैलिडेशन यूज करेंगे। प्रोसेस में कुछ चेंज कर रहे होते हैं उसके लिए भी यूज करेंगे, इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं उसके लिए भी करेंगे। और लास्ट है हमारा चेंज इन द प्लांट या फैसिलिटी, यानी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करी, मे बी मशीन वही हो लेकिन फिर उस केस में भी हमें वैलिडेशन करना पड़ेगा कि हम कोई फैसिलिटी चेंज कर रहे होते हैं उसके केस में भी हमको वैलिडेशन करना होगा।